नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से 15,000 का इनामी आरोपी गुलरेज गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो आतंकी अबू फजल को छुड़ाने की फिराक में था। दरअसल अबू फजल को एटीएस की टीम भोपाल वापस लेकर आ गई है। अबू फजल को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया था। पूछताछ के बाद वापस भोपाल लाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले। मकरंद, कौन है ये गुलरेज और क्या आपराधिक इतिहास रहा है इसका, और क्या कुछ पूछताछ में खुलासा हो पाया है? देखिए, अभी से पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल वो कोर्ट के बाहर ही गुलरेज मौजूद है और गुलरेज को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी फिलहाल अबू फैजल को दिल्ली से लाया गया था। तिहाड़ जेल में अबू फैजल पिछले 15 दिन से था, जहां उसको पूछताछ के लिए एटीएस ले गई थी और तिहाड़ से उसको आज ही भोपाल वापस लाया गया है। आपको याद दिला दूं, 19 जनवरी को 3 आतंकियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया था। साजिद नागौरी, माजिद नागौरी और गुलरेज, ये तीनों ही बम बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। एटीएस काफी लंबे वक्त से इनकी तलाश में थी। इन तीनों में साजिद नागौरी और माजिद नागौरी ने सरेंडर कर दिया था बीते महीने और गुलरेज की तलाश काफी लंबे वक्त से एटीएस कर रही थी। आज जब अबू फैजल रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहीं से गुलरेज को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एटीएस अभी ये मानकर चल रही है कि ये अबू फैजल को छुड़ाने के लिए, हो सकता है कि वहां अबू फैजल को छुड़ाने के लिए पहुंचा हो। हालांकि पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी वहां पर अबू फैजल के, जब अबू फैजल वापस आ रहा है उस समय अगर वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी बात नहीं है। ये काफी संदिग्ध मामला है और इसको लेकर काफी गंभीरता से पूछताछ भी की जा रही है। अभी फिलहाल कोर्ट के बाहर गुलरेज मौजूद है और जल्दी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। मकरंद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह ये ऑपरेशन किया गया, गुलरेज को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ जानकारी हासिल हुई थी पुलिस के बाद जिससे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, गुलरेज वहीं पर मौजूद था जिस समय अबू फैजल शताब्दी ट्रेन से नीचे उतरा और उसको एटीएस अपनी गाड़ी में बैठा रही थी। उस समय गुलरेज वहां पर मौजूद था। वहां पर संदिग्ध माना गया इसको। उस समय मालूम नहीं था एटीएस को हालांकि कि ये गुलरेज है। एक संदिग्ध को एटीएस ने अपनी हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई और जब उसके जानने वाले लोग वहां पर आए जिन्होंने उसकी तस्वीर देखी हुई थी, तो एटीएस को ये जानकारी हुई कि ये शख्स जो संदिग्ध मानकर पकड़ा गया है, ये शख्स गुलरेज है और गुलरेज को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसको अब कोर्ट लेकर आया गया है। हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है कि ये वहां पर अबू फैजल को छुड़ाने पहुंचा था या फिर किसी अन्य वजह से पहुंचा था, लेकिन स्टेशन से गिरफ्तारी होना अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। जी मकरंद, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रैली की जगह के पास ग्रेनेड धमाके की खबर है। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाके के बाद भगदड़ में 3 लोग घायल हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला समेत सभी कार्यकर्ता सही सलामत है। रविवार को जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे ही रैली के मंच पर पहुंचे, पीछे से किसी ने हथगोला फेंका। हथगोला सीधे पास की एक दीवार से टकराया, जिसके बाद धमाका हुआ। धमाका अधिक कारगर नहीं था, लेकिन धमाके के बाद सभा में भगदड़ मच गई और इसमें 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी इलाके में चुनावी मौके पर गैंगवार हुई। 2 पक्षों के बीच छिड़ी सियासी जंग में एक शख्स की मौत हो गई और गांव के प्रधान समेत 3 लोग घायल हो गए। 2 पक्षों में हुई इस गैंगवार के बाद लोगों ने थाने का घेराव भी किया। आरोप है कि जहां ये गैंगवार हुई, थाना उस जगह के बेहद नजदीक था, लेकिन कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा। एनसीआर में चुनावी गैंगवार, 2 पक्षों में हुई गोलीबारी, एक की मौत। गाजियाबाद का मसूरी इलाका देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच चली आ रही सियासी अदावत खूनी खेल में तब्दील हो गई। एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। रशीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि गाजियाबाद के मसूरी इलाके में नहल गांव के प्रधान इदरीश और उसके साथियों ने गोली मारकर राशिद की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रधान और उसके साथी राशिद के शव को कार में रखकर घुमाते रहे। इस बीच वारदात की भनक लगते ही NH-24 पर दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रधान की कार को रोक लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई। फायरिंग में नहल गांव के प्रधान इदरीश और उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
सियासी गैंगवॉर की ये खौफनाक वारदात पुलिस थाने से महज कुछ दूरी पर अंजाम दी गई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस महज तमाशा देखती रही। गिलारा महार ये पुलिस वाले जो है ना थाने के आगे मारा गया, पुलिस वालों ने जो है ना कुछ नहीं करा। और अदरीस जो है ना जितने भी अधिकारी हैं वे सारे अधिकारी इन पुलिस सब इदरीस से मिला हुआ। लेकिन ये साफ है कि इसके पीछे दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश है। इससे पहले भी दोनों पक्ष इलाके में अपने अपने रसूख के लिए टकराते रहे हैं। हमारी रंजिश चल रही है, 2 आदमी मार दिए इन्होंने। हम जेल में थे उस टाइम, 2 मार के FIR इनके नाम हुई। फिर 2 आदमी पुलिस ने मिली भगत कर 2 आदमियों को हमारे को जेल भेजे, एक मरने वाले को, एक और इससे छोटा 2 बच्चों को भेजे जेल में। फिर इन्होंने आज चुनाव की रंजिश है हमारी जो प्रधानी की, हम जीत जावे यू हार जावे। अब के यू जीत गया, इसने जीत के जो हमारा कर दिया काम। फिर इसने 307 में जेल भेजे, आज तक प्रधान जेल में ही। क्या हुआ था आज? कुछ भी नहीं, बच्चा अपनी भाई के साथ आ रहा और यहाँ बैठा, यहाँ बैठती है गोली चला दी उस पर, मार दिया उसे। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कई आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। हत्या कर दी गई है और उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। 7 लोग नामजद हैं, जिसमें 2 गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। अब जो भी उस संबंध में FIR लिखी गई है और निष्पक्ष रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद से इलाके के लोगों पुलिस प्रशासन को लेकर काफी रोष है। वहीं पुलिस ने भी एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। दिल्ली के बवाना इलाके की JJ कॉलोनी में अचानक आग के तांडव ने 50 से ज्यादा झुग्गियों को जलाकर खाक कर दिया। इस दौरान एक बच्ची और एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गए। हालांकि आग लगने की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग का तांडव, पल भर में 50 झुग्गियां खाक। दिल्ली के बवाना में लगी आग, रोते बिलखते इन लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस आग में खाक हो गई। दिल्ली के बवाना इलाके की JJ कॉलोनी की इन तस्वीरों ने जहां पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं सैकड़ों पीड़ितों को ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि आखिर वो अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर कैसे लाएंगे। ये आग कैसे लगी है? सारा सामान जल गया। देर रात झुग्गियों में लगी ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई और कुछ ही देर में 50 झुग्गियों को अपना निवाला बना लिया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक बच्ची और महिला भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आरोप है कि वक्त पर अगर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो शायद आग को फैलने से रोक लिया जाता। जो आग बुझाने की गाड़ियां उस समय पर पहुंची है? नहीं पहुंची। जब भूत गया तो पहुंचा, भूत गई है जब नहीं पहुंचा। अपने आशियानों को जलता देख और दमकल विभाग के देरी से पहुंचने पर इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सब्र का बांध भी टूट गया और गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी और दमकल विभाग की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। आग कैसे लगी, आग ने ये विकराल रूप कैसे धारण कर लिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस आग ने एक बार फिर कई लोगों के सपनों को जलाकर खाक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाले एक इंजीनियर पर नौकरानी के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकरानी को इंजीनियर ने 14 अप्रैल को ही दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी से हायर किया था। पीड़ित नौकरानी ने 25 अप्रैल को प्लेसमेंट एजेंसी को पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली के नेपसराय थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई गई। नोएडा का हैवान इंजीनियर, नौकरानी से रेप का इल्जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला सेक्टर 50 का है, जहां धुंधलके में छिपी इस युवती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि जिस घर में वो रोजी रोटी की तलाश में काम करने पहुंची थी, वहीं एक दिन उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। आरोपों पर गौर करें तो इस नौकरानी के साथ रेप हुआ है और इस गुनाह को अंजाम देने वाला शख्स कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि पेशे से एक इंजीनियर है। इल्जाम है कि आरोपी इंजीनियर ने पीड़ित को पैसे से खरीदने की भी कोशिश की। मेरे को कि पैसा अगर लेना देना है तो दे लेके रफा दफा करो, केस लड़ने लग जाओगी तो फिर तुम्हारा भी पैसा होगा। कितने पैसे का पैसे बोलो ना, पैसे बताओ। 5 लाख रुपए का ऑफर दिया। 14 अप्रैल को ही पीड़ित को दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी से इंजीनियर ने हायर किया था। आरोप है कि काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही आरोपी ने नौकरानी से दरिंदगी शुरू कर दी, जिसके बाद नौकरानी ने 25 अप्रैल को इसकी शिकायत प्लेसमेंट एजेंसी से की। किसी एजेंसी में दिया हुआ था काम करने के लिए, तो उन्होंने काम लगाया था यहाँ सेक्टर 50 में नोएडा में काम लगाया। उसके बाद फिर जिनके घर पे काम करती थी उनके यहाँ उन्होंने साहब ने गलत काम किया। इल्जाम है कि शुरुआती दौर में पीड़ित को लेकर नोएडा पुलिस का रवैया टालमटोल का रहा, लेकिन बाद में मामला दिल्ली के नेप सराय थाने में दर्ज कर लिया गया। मेडिकल के लिए लाए, अब मैंने कहा भी रात को जब मेडिकल क्यों नहीं करा इनका, वो कह रहे जी इन्होंने मना कर दिया। अब उनको दबाव करे कि आप मेडिकल मत ना कराओ, इसको रफा दफा करके आप खत्म करो। आप कहाँ के रहने वाले, आप लोग यहाँ रहोगे, अपने गाँव जाओ इनको। और ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप इनका सामान चोरी कराया गया, उनको शिकायत करे जरा उनके पूरे परिवार के। फिलहाल नोएडा पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो भेज दिया है, लेकिन पीड़ित को शक है कि मामले को प्रभावित करने के लिए आरोपी अपने रसूख का सहारा किसी भी हद तक जाकर ले सकता है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। हवाला रैकेट को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मोदी ने 3D के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी का मामला उठाया और कांग्रेस से कई सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस ने मोदी के बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है। आपको बता दें कि जी मीडिया ने ही हवाला के काले कारोबार का खुलासा किया था। चुनावी लड़ाई बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक ओर जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ मोदी को निशाना बनाकर मुद्दों से हटते नजर आ रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी वापस चुनावी लड़ाई को उसी मोड में लाने की कोशिश में जुटे हैं जहां कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाए। ताजा मामला मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के हवाला कारोबार और उससे कांग्रेस नेताओं के कथित ताल्लुक से जुड़ा है, जिसे लेकर मोदी ने सवाल उठाए हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जिस बड़े मीट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, उससे 10 जनपद के एक करीबी का ताल्लुक है। मोदी ने 300 घंटे के टेप होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस बातचीत में उस करीबी नेता और मीट कारोबारी के बीच कई बार काले धन को लेकर चर्चा हुई है। मोदी ने ये बातचीत देश के सामने लाने की मांग की है और सवाल किया है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसे लेकर आयकर विभाग सवाल खड़े कर रहा है। 10 जनपद, मैडम सोनिया जी आपका घर का पता है। वो कौन आपका निकट का साथी है जिसको लेकर खुद भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल या निशान लगा रहा है। 300 घंटे की टैप में उनका कितनी बातचीत है, किस विषय पे है, ये देश के सामने आना चाहिए। मोदी के इस ताजा हमले से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने इसे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है। मैं इसको डिनाई करता हूं और मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ बकवास है। मोदी जी ने जिस किस्म का इल्जाम लगाया है और मीट के एक्सपोर्ट का उनके जहन पर जो भूत सवार है, मेरा ख्याल है वो अभी तक उससे मुक्त नहीं हुए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उनको ये जो उन्होंने कहा था गुलाबी रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं, रेवोल्यूशन चल रहा है, मेरा ख्याल ये है कि ये बार बार गोश्त का नाम लेकर के, गोश्त एक्सपोर्ट का जिक्र करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और
इलेक्शन को पोलराइज करने का भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जी मीडिया ने सबसे पहले मोइन कुरैशी के काले धन का मुद्दा उजागर किया था, जिसके बाद कांग्रेस के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मोदी पर जारी निजी हमलों के बीच मोदी ने इस मुद्दे को लेकर एक नया सियासी दांव खेल दिया है, जिसका जवाब कांग्रेस अगर देती है तो सवाल उठेंगे और अगर नहीं देती है तो भी सवाल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।